माँ इनमें से कौन सा ड्रेस लूं, ये वाला कि ये वाला? देखो ना, इसकी ना एम्ब्रॉयडरी मुझे अच्छी लग रही है और इसका कलर, वैसे भी ये कलर भी ना मैं श्योर नहीं हूँ मेरे ऊपर अच्छा लगेगा कि नहीं। कहीं ये एम्ब्रॉयडरी पहनकर ज्यादा ओवर तो नहीं लगेगी ना? अरे चुप कर, महारानी तो हमेशा इतनी कंफ्यूज रहती है कि तेरे साथ खड़े हुए बंदे के दिमाग का भी फ्यूज उड़ जाए और वो भी कंफ्यूज हो जाए। देख, मुझे ये एम्ब्रॉयडरी और कलर वलर समझ में नहीं आता। मुझे अपनी साड़ी में दिमाग लगाने दे, और हाँ, जो भी खरीदना है ना आज ही फाइनल करना। तुम्हारे पापा ने कहा है कि अब आज के बाद बाजार लेकर नहीं आएंगे। तीसरी बार है जब तुम अपने लिए सूट खरीदने के लिए बाजार आ रही हो, लेकिन बिना कुछ खरीदे वापस चली गई हो। अरे बेटा, एक सूट खरीदने में इतना भी क्या सोचना। तुम भी कैसी बात करती हो माँ? अभी ऐसे ही तो कुछ मैं नहीं खरीद सकती। आप जानती हो ना मैं चीजों के सिलेक्शन को लेकर कितनी कंफ्यूज हो जाती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरे पर अच्छा लगेगा कि नहीं। आप भी तो मेरी कोई हेल्प करने को तैयार नहीं हो, बस हमेशा ये कह देती हो जो तुझे पसंद है खरीद ले। अरे मैं खुद इतनी परफेक्ट होती तो आपसे थोड़ी ना हेल्प मांगती। क्या हुआ, सलोनी के किरदार से आप लोग कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो गए? ऐसी ही है हमारी सलोनी, बचपन से ही कंफ्यूज। कपड़े खरीदने जितने छोटे कामों में भी उसे इतना कंफ्यूजन होता है कि एक ड्रेस खरीदने के लिए 4 से 5 बार वो बाजार के चक्कर लगाती है, और उसके बाद भी जो खरीद के लाती है ना उससे कभी संतुष्ट नहीं होती। उसके मन में हमेशा यही ख्याल आता रहता है कि शायद ये ना खरीद कर वो खरीद लिया होता तो ज्यादा अच्छा होता। शरीर से तो सलोनी बड़ी हो गई थी और अब 18 बरस की होकर क्लास 12th में पहुंच गई थी, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत भारी कमी थी। उसे देखकर हर कोई यही कहता, भाई गजब हो सलोनी तुम तो। कुछ समय बाद सलोनी के भाई धैर्य की शादी अवंती के साथ हो जाती है और अवंती सलोनी की भाभी बनकर उनके घर आ जाती है। सलोनी, अब तो तुम्हारे घर में भाभी आ गई है। अब तुम देखना, रोज घर में सिर्फ महाभारत छिड़ा करेगी। तुम्हें पता नहीं है, सास बहू और ननद भाभी की लड़ाई उतनी फेमस है जितनी सांप और नेवले की। क्या बात करी है यार तू? तुझे क्या लग रहा है कि मैं भाभी के साथ नेवले की तरह झगड़ा करने वाली हूँ? और सांप और नेवला तो दुश्मन होते हैं ना। तो मैडम सलोनी, ननद भाभी कौन सा दोस्त होती है? वो भी तो जाने दुश्मनी होती है। बस दुनिया को दिखाने के लिए रिश्ते में जुड़ी रहती है, लेकिन मन ही मन दोनों एक दूसरे को डसने के बहाने सोचती रहती है। अरे तुझे अभी यकीन नहीं होगा, तेरी भाभी नई नई आई है ना, मुझे इस मामले में बहुत एक्सपीरियंस है। मेरे घर में पहले से दो भाभी है। सहेली की बात सुनकर सलोनी बहुत घबरा गई थी। जैसा कि सलोनी का व्यवहार था, वो बहुत जल्दी किसी की भी बातों में आ जाया करती थी, इसलिए वो अपनी भाभी अवंती से थोड़ा दूर दूर रहती थी। शादी के 1 सप्ताह के बाद, अरे सलोनी आओ मेरे पास बैठो। नहीं नहीं भाभी, मैं ठीक हूँ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे उधर ही ठीक लगता है। सलोनी अपने कमरे में चली जाती है तो कुछ देर बाद ही उसकी भाभी अवंती भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में आती है। क्या बात है सलोनी, तुम मुझसे बहुत कटी कटी सी रहती हो, मेरी किसी बात से नाराज हो क्या? नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस ऐसे ही। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे तो 12th के एग्जाम है ना इस साल, अगर कोई भी हेल्प चाहिए ना स्टडी में तो मुझे बताना। तुम्हें पता है मैं अपने स्कूल की टॉपर थी और मैंने ना फिजिक्स में पीजी किया है। तुम्हें कुछ भी पूछना हो तो आ जाना मेरे रूम में। भाभी की बात सुनकर ननद सलोनी तो एकदम चहक गई थी। सच में भाभी, आप सच में मेरी हेल्प करोगी? मैं आपको सच बताऊं, इतनी पढ़ाई के बाद भी ना हर टेस्ट में मेरे बहुत ही खराब नंबर आ रहे हैं। क्लास की सबसे वर्स्ट परफॉर्मर हूँ मैं। अब तो कोचिंग जाने में भी शर्म आने लगी है मुझे, कुछ समझ में नहीं आता। सर जो भी पढ़ाते, और जब समझ में नहीं आ रहा तो नंबर कहाँ से आएंगे? एक्चुअली ना मुझे बचपन से ही थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है, और क्लास में इतने सारे बच्चों के सामने टीचर के पास इतना समय होता भी नहीं कि वो हम जैसे बच्चों का कंफ्यूजन दूर कर सके, तो इस तरह ना हम पिछड़ते ही चले जाते हैं। अरे तभी तो कह रही हूँ कि पढ़ने के लिए मेरे कमरे में आ जाया करो। पढ़ाई की चिंता तुम एकदम छोड़ दो। अब तुम देखो तुम्हें बेस्ट परफॉर्मर मैं कैसे बनाती हूँ। भाभी की बातें सुनने के बाद सलोनी के मन से गुस्सा और झगड़े वाली बात धीरे धीरे दूर होने लगी थी और उसे यकीन होने लगा था कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ननद और भाभी के बीच में सिर्फ दुश्मनी ही हो, कुछ भाभी अच्छी भी तो हो सकती है। और उसकी भाभी जितनी स्वीट भी हो सकती है जो अपनी ननद की बिना कुछ सोचे समझे मदद को तैयार हो जाए। भाभी की मदद से सलोनी की क्लास में परफॉर्मेंस सुधरती जा रही थी और इसी तरह मेहनत करने के कारण
12th की बोर्ड में वो अच्छे नंबरों से पास हो जाती है। तो सुहानी, अब क्या सोचा है आगे? किस कोर्स में एडमिशन लेना है तुम्हें? अरे ये अपने लिए सूट तो पसंद नहीं कर पाती, कोर्स क्या पसंद करेगी? कब से तो दिमाग चाट रही है मेरा, मम्मी बताओ मैं आगे किस सब्जेक्ट में पढ़ाई करूं। अब तू ही बता बहू, मैं इसे क्या सजेस्ट करूं? ये तो इसे खुद ही देखना पड़ेगा ना। भाभी मैं ना बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ कैसे करूँ। इतने सारे कॉलेजेस हैं और इसमें इतने सारे कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। कौन सा सब्जेक्ट लूँ, किस कॉलेज में एडमिशन लूँ? अरे तो इसमें इतना कंफ्यूज होने जैसी क्या बात है? जिस सब्जेक्ट में तुम्हारा इंटरेस्ट है बस वही पढ़ो। लेकिन भाभी अगर कल को मेरा डिसीजन गलत हो गया तो? आज मैं जो कॉलेज और कोर्स डिसाइड करूंगी कल को उसी पर तो मेरा फ्यूचर डिपेंड करेगा ना, और मैं ना अपनी लाइफ के लिए कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहती। देखो सलोनी, लाइफ में जब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ना, तो किसी एक ऑप्शन को चूज करके बाकी सबको छोड़ना ही पड़ता है। अब सब कुछ साथ साथ लेकर तो नहीं चल सकते ना, इसलिए अपने दिमाग को कूल डाउन करो। ठंडे दिमाग से सोचो कि एक्चुअली में तुम क्या पढ़ना चाहती हो। सारे सब्जेक्ट लेकर तो आगे बढ़ नहीं पाओगी, और ऐसा करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, परेशान मत हो। तो ऐसा करो, सबसे पहले अपनी पसंद के 5 अच्छे कॉलेज की लिस्ट बना लो। डिसाइड करो कि उन कॉलेज में तुम्हें कौन कौन से कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं। अरे वाह भाभी, आपने तो सही सोल्यूशन दिया। ठीक है, पहले मैं कॉलेज ही शॉर्ट लिस्ट कर लेती हूँ। सलोनी भाभी की बात मानकर सबसे पहले अपनी पसंद के 5 कॉलेज की लिस्ट बनाती है और कॉलेज में ऑफर हो रहे कोर्सेज में से सबसे बेस्ट कोर्स को भाभी की मदद से चुन लेती है। भाभी पक्का मैंने कोई गलती तो नहीं की है ना? मैंने ह्यूमैनिटीज चुना है लेकिन मेरी सारी फ्रेंड्स ना बीएससी कर रही है। देखो सुहानी, दोस्तों को देखकर भेड़ चाल का हिस्सा तो बिल्कुल मत बनो। जरूरी नहीं जो तुम्हारे दोस्त कर रहे हैं वही तुम्हें भी करना जरूरी है। तुम वो करो जो तुम्हारे लिए सही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैथ्स और साइंस पढ़ने में तुम्हें बहुत दिक्कत आती है, इसलिए ऐसे सब्जेक्ट को चूज करो जिससे तुम कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ो और कुछ अच्छा कर पाओ। भाभी से बात करने के बाद सुहानी को सब कुछ आसान लगने लगता है। सुहानी की हर उलझन का सोल्यूशन था अवंती के पास। अरे बाबा, अब तो तेरा अच्छी कॉलेज में एडमिशन भी हो गया है, अब क्यों मुंह लटका कर बैठी है? और ये पूरे कमरे को धोबी घाट क्यों बनाया हुआ है? आप ही बताओ ना भाभी, कॉलेज जाने के लिए मैं क्या पहनूं? मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। कुर्ती पहनने का सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कहीं ज्यादा बैंडी टाइप तो नहीं हो जाएगा, और जींस टॉप निकालती हूँ तो लगता है मैं कॉलेज में कंफर्टेबल नहीं रही तो। अरे मेरी कंफ्यूज ननद रानी, कितनी छोटी छोटी बातों के लिए कंफ्यूज होती हो तुम। सच में अब तो मुझे शक होने लगा है, वाकई 19 के हो तुम या गलत बर्थ सर्टिफिकेट बन गया है तुम्हारा? है अब थोड़ी बड़ी और मैच्योर हो जाओ। हमेशा भाभी तुम्हारे पास रहे ऐसा जरूरी नहीं है। कॉलेज से मिलने वाले असाइनमेंट से लेकर कॉलेज जाने के लिए ड्रेस पसंद करने तक हर काम में अवंती ही सलोनी की मदद किया करती थी। एक तरह से सलोनी पूरी तरह से अवंती पर डिपेंड हो गई थी। इस बात के लिए अवंती तारीफ के काबिल थी कि सलोनी की इतने सवाल पूछने पर भी वो उससे परेशान नहीं होती थी। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और धीरे धीरे सलोनी भी बीए के दूसरे साल में पहुंच गई थी। एक दिन कॉलेज में उसे अपने स्कूल की सहेली चंचल दिखाई देती है। अरे सलोनी, तू भी इसी कॉलेज में है? अरे यार, कौन से कोर्स में एडमिशन किया है तूने? आज से पहले कभी दिखाई नहीं दी। यार मैंने ना आर्ट्स में एडमिशन लिया है, तुम सबने साइंस लिया है ना, इसलिए हमारा कभी आपस में मिलना नहीं हुआ। सलोनी की बात सुनकर उसकी सहेली उसका मजाक उड़ाने लगती है। क्या कर रही है तू? अरे तेरा पूरा करियर ही चौपट हो गया। तुझे पता है आर्ट्स से पढ़ाई करने पर आगे चलकर कोई फायदा नहीं होता। सब लोग प्रोफेशनल स्टडी की कोशिश कर रहे हैं और तुम बीए कर रही हो। सहेली चंचल की इस तरह की बातें सुनकर तो सलोनी और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। अरे यार, एक्चुअली सच बात बताओ ना तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा कोर्स चूज करूं, इसलिए मैंने अपनी भाभी से हेल्प मांगी तो भाभी ने बोला कि मुझे बीए कर लेनी चाहिए और बस मैंने एडमिशन ले लिया। अरे बड़ी बेवकूफ है तू, भाभी के कहने से तूने बीए में एडमिशन ले लिया, अपना पूरा करियर चौपट करके रख दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तेरी भाभी चाहती ही नहीं कि तू किसी ढंग के कॉलेज से कोई अच्छा कोर्स करके लाइफ में कुछ कर पाए। तू खुद ही सोच, तेरी भाभी ने खुद तो फिजिक्स में एमएससी की हुई है और तुझे हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़वा रही है। भाभी है ना ऐसी होती है, उन्हें कभी अपनी ननद की तरक्की बर्दाश्त हुई है जो तेरी भाभी को तेरी तरक्की बर्दाश्त हो जाती? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरी भाभी वैसी नहीं है, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है। एक्चुअली वो तो हर काम में मेरी हेल्प करती है।
तू ना बड़ी भोली है सलोनी, अपनी भाभी की चालाकी को तू पकड़ नहीं पाई। तेरी भाभी ने अच्छाई का कवच पहनकर तुझे पागल बनाया। पहले उन्होंने तेरी मदद की ताकि तू उन पर यकीन करने लगे। जब तुझे अपनी भाभी पर पूरी तरह से यकीन हो गया तब जाकर उन्होंने अपना असली गेम खेला। उन्होंने जानबूझकर तुझे कंफ्यूज किया और ऐसे घटिया सब्जेक्ट में एडमिशन करा दिया जिससे तेरे करियर की तो वाट ही लग गई। अब तू देख लेना आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। और ये कैसे जोकरों जैसे कपड़े पहन रखे तूने। तू ही देख ले कॉलेज में सब लोग कैसे ट्रेंडिंग आउटफिट्स पहनकर आए और तूने ये कुर्ती पहनी है। क्यों, क्या हुआ? मेरी ड्रेस में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। तू बाकी कॉलेज की लड़कियों को देख ले और अपने आप को देख ले, कैसे बहनजी बनकर कॉलेज आती है तू। अरे तेरे डिपार्टमेंट में तेरे जैसे और कोई है या तू एक सिंगल पीस है? सहेली की बातें सलोनी के दिमाग में घर कर रही थी। देख सलोनी, तूने अपनी भाभी के ऊपर अंधा विश्वास करके कुछ ठीक नहीं किया। और तू क्या बता रही थी? भाभी तेरे हर डिसीजन लेने में तेरी मदद करती है। अब तो खुद सोच कर बता, अगर हर बात में तेरी भाभी इतना इंटरफेयर करेगी तो तू तो बस उनकी उंगली पकड़कर ही चलती रह जाएगी। अरे यार, अब छोड़ भाभी का पल्लू और अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेना सीख, वरना तेरी भाभी ना तुझे ऐसा बना देगी तू किसी लायक नहीं बचेगी। सहेली की बातों को सुनने के बाद ननद सलोनी को ऐसा एहसास होने लगता है कि भाभी अवंती ने आज तक उसके साथ बहुत बड़ा गेम खेला है। सलोनी जब कॉलेज से वापस आती है तो उसके तेवर कुछ बदले बदले से नजर आते हैं। सलोनी, कैसा रहा तुम्हारा कॉलेज? प्रोफेसर जो पढ़ा रहे हैं समझ में तो आ रहा है ना? देखो भाभी, अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं रही हूँ, अपना भला बुरा मैं खुद देख सकती हूँ। अब आप भी ना मेरी लाइफ में जरूरत से ज्यादा इंटरफेयर करना बंद कर दीजिए। अब मुझे आपकी ये घड़ी घड़ी हर बात पूछने की आदत से घुटन महसूस होने लगी है। और आपकी भी लाइफ है, अब अपनी लाइफ देखिए ना। मैं 20 साल की हो गई हूँ, अपना भला बुरा देख लूंगी मैं। सलोनी बेटा, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम बहू से? अरे अपनी छोटी बहन की तरह इतने लाड से तुमको रखा उसने, हर उलझन से निकाला है और आज तुम उसी के साथ इस तरह से बात कर रही हो। हाँ तो ठीक है ना, मान लिया उन्होंने मुझ पर बहुत एहसान किया है, बस अब और एहसान नहीं चाहिए उनका। ननद की बातें सुनकर उसकी भाभी अवंती को बहुत दुख पहुंचता है। अच्छी बात है सलोनी कि तुम अपना भला बुरा समझने लगी हो। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। भाभी अवंती धीरे धीरे सलोनी की लाइफ से दूर होती जा रही थी। इसी तरह मन में नफरत भरकर किसी तरह सलोनी लास्ट ईयर का एग्जाम देती है। भाभी के बिना लास्ट ईयर पार करना सलोनी के लिए बहुत मुश्किल रहा, लेकिन फिर भी अपने अहम में उसने एक बार भी सलोनी से मदद नहीं मांगी। ओह माय गॉड, कल इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए कैंपस प्लेसमेंट होने वाला है। पता नहीं मेरा सिलेक्शन हो भी पाएगा या नहीं। मेरा पूरा करियर डिपेंड करता है सिलेक्शन पर। बस भगवान कोई जादू की छड़ी चलाओ और मेरा सिलेक्शन करवा दो। सलोनी अभी चिंता में घिरी हुई थी, तभी उसकी सहेली का फोन आता है। सलोनी यार, मैंने ना कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स बनाए, कल तेरे इंटरव्यू में काम आएंगे, मैं तुझे भेज देती हूँ। हाँ हाँ प्लीज भेज दे, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा इंटरव्यू के लिए क्या क्या प्रिपेयर करूँ। सहेली उसे कुछ नोट्स भेजती है जिनकी मदद से सलोनी अपनी अच्छे से तैयारी कर लेती है। अगले दिन इंटरव्यू में उन सवालों से सलोनी को बहुत मदद मिलती है, जिसके कारण उसका इंटरव्यू काफी अच्छा जाता है। इंटरव्यू के बाद, थैंक यू सो मच चंचल, तूने सच में अपनी दोस्ती निभाई। पहले तो तूने मुझे भाभी की बातों के बारे में बताकर सावधान किया और उसके बाद पूरे साल नोट्स लेकर मेरी मदद करती रही। और कल वो इतने इम्पोर्टेंट नोट्स लेकर जो तूने मेरी मदद करी है ना, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तू अगर वो नोट्स ना देती तो मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी क्या पढूं क्या छोड़ू। तेरे नोट्स के बिना ना ये इंटरव्यू मैं कभी क्लियर ही नहीं कर सकती थी। तेरा तो जितना थैंक यू बोल उतना कम है। मुझे अब और कितना शर्मिंदा करेगी यार, प्लीज मुझे माफ कर देना। मैंने तेरे और तेरी भाभी के रिश्ते में जहर घोल दिया। एक्चुअली मैं वो नोट्स जो कल मैंने तुझे दिए थे ना, वो मैंने नहीं बनाए थे, बल्कि पिछले साल में मैंने तुझे जो भी नोट्स दिए वो भी मेरे नहीं थे, वो सब तेरी भाभी ने बनाए थे। दरअसल तेरी भाभी तेरी तुझसे भी ज्यादा चिंता करती है। जब उन्हें पता चला कि तेरे कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट होने वाला है तो उन्होंने मेहनत करके ये सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर नोट्स तैयार किए और मुझे रिक्वेस्ट करी कि मैं ये नोट्स तुझे दे दूं, क्योंकि अगर भाभी ये नोट्स तुझे देती तो तू कभी भी उनकी मदद नहीं लेती। और भाभी ने मुझे कसम दे रखी थी कि ये बात मैं तुझे कभी भी ना बताऊं। हालांकि मैं तेरी भाभी की मदद नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब तेरी भाभी ने बहुत बार रिक्वेस्ट की तो मुझे खुद से शर्म आने लगी।
प्लीज यार, मेरी बातों के लिए मुझे माफ कर देना। तेरी भाभी ने तेरे लिए जो कुछ भी सोचा था ना, वो सब कभी गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो तेरी एक माँ की तरह चिंता करती है, बड़ी बहन की तरह ख्याल रखती है। उनसे अच्छा दोस्त तेरे जीवन में और कोई हो ही नहीं सकता। और मुझे तो बेस्ट फ्रेंड कहना ही मत, मैं तो तेरी फ्रेंड कहलाने के लायक भी नहीं हूँ। चंचल तो माफी मांगकर चली गई थी, लेकिन सलोनी की आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे। सलोनी घर आती है और भाभी को गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। मुझे माफ कर दो भाभी, आप जानती हो ना, मुझे छोटी छोटी बातों पर कंफ्यूजन हो जाता है। मेरे अंदर डिसीजन लेने की पावर ही नहीं है, और जब मुझे मेरे दोस्तों ने भड़काया तो मैं कंफ्यूज हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कौन सही है और कौन गलत, और बस इस कंफ्यूजन में मैंने गलत को सही मान लिया। लेकिन फिर भी मैं अपनी गलती को छुपाने की कोशिश नहीं करूंगी। आपने मेरे साथ इतना अच्छा किया, और इसके बदले में मैंने आपको वो सब कुछ कहा जो मुझे कभी नहीं कहना चाहिए था। आप मुझे माफ कर पाओगे भाभी? सिर्फ एक शर्त पर माफ कर पाऊंगी, अगर तुम इंटरव्यू में पास होकर दिखाओगी और ऑफिस में अपने सारे डिसीजन खुद लोगी, बिना किसी पर डिपेंड हुए। भाभी की बात सुनकर सलोनी अपने हाथों से निकालकर अपना ज्वाइनिंग लेटर दिखाती है, तो अवंती खुशी से झूम उठती है। आंख लग गई थी सासू माँ। सही कहते हैं, माँ जैसी सास किस्मत से ही मिलती है। और सपना की किस्मत सच में बहुत अच्छी थी, क्योंकि कमला अपनी बहू से बहुत प्यार करती थी और उसकी छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देती थी। पर कहते हैं ना, बच्चों की कुछ हरकतें ऐसी होती है जो माँ को भी परेशान कर देती है, और यही हाल था सपना का। ऐसे ही एक रात सब अपने कमरे में आराम से सो रहे होते हैं, पर सपना हॉल में बैठकर फोन चला रही थी। अरे यार, ये वेब सीरीज ना हमेशा इंटरेस्टिंग सीन पर ही खत्म कर देते हैं। क्या करूं, सो जाऊं क्या, या एक एपिसोड और देख लेती हूँ। हाँ, ऐसा ही करती हूँ, एक एपिसोड देख लेती हूँ, उसके बाद सो जाऊंगी। इतना बोलकर सपना सोने के बदले हॉल में बैठकर अकेले कानों में हेडफोन लगाकर वेब सीरीज देख रही होती है। इसी बीच कमला की आंख खुलती है और वो पानी लेने के लिए रसोई में जाने लगती है, जहां वो देखती है कि सोफे पर उसकी बहू अब भी बैठकर फोन चला रही है। उसे इतनी रात तक फोन चलाता देखकर कमला सपना से कहती है, अरे बहू, रात के 2 बज रहे और तू बाहर में हॉल में बैठी है। तेरी और विक्रम की लड़ाई हुई है क्या? विक्रम ने तुझे कुछ कहा है क्या? अगर ऐसी कुछ बात है तो मुझे बता, मैं अभी उसके कान पकड़कर सीधा करती हूँ उसे। अरे नहीं माँ जी, विक्रम ने कुछ नहीं किया, वो तो आराम से सो रहे हैं। वो ना, मुझे ही नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा बाहर बैठकर फोन चला लूं। मेरे फोन चलाने से विक्रम जी को प्रॉब्लम होती है ना। उसे आजकल हर चीज से प्रॉब्लम होने लगी है, उसे तो कल सुबह बताऊंगी मैं। अच्छा बहू, बहुत रात हो गई है, तो फोन साइड में रखकर सोने की कोशिश कर। हाँ, अगर सोने की कोशिश करेगी तो नींद आ जाएगी। इस तरह कमला सपना को उसके कमरे में भेज देती है, पर सपना की आंखों में नींद थी कहाँ। उसको तो बस वेब सीरीज अपनी खत्म करनी थी। सपना सारी रात उठकर वेब सीरीज देखती है और सुबह 5 बजे सोती है। अरे सुबह के 7 बज गए, बहू अभी तक उठी नहीं। खैर, जब तक वो सो रही है मैं ही नाश्ता बना लेती हूँ, क्या पता उसकी तबीयत खराब हो। अरे सुबह के 7 बज गए, बहू अभी तक उठी नहीं। खैर, जब तक वो सो रही है मैं ही नाश्ता बना लेती हूँ, क्या पता उसकी तबीयत खराब हो। ये सोचकर कमला अपनी बहू को नहीं उठाती कि शायद सपना की तबीयत ठीक नहीं है। कुछ देर बाद जब विक्रम नाश्ता करने के लिए आता है तो कमला अपने बेटे से कहती है, विक्रम, तू क्यों बहू को परेशान करता है? अगर वो फोन चलाती है तो चलाने दिया कर ना। तेरी वजह से वो रात में सो नहीं पाई, हॉल में बैठकर फोन चला रही थी, नींद नहीं आ रही थी बेचारी को, और देखा अब उसकी तबीयत खराब है। सुबह के 7 बज गए, अभी तक उठी नहीं। माँ, मुझे उसके फोन चलाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसे नींद आएगी कैसे? सारी रात तो उसे उल्लू की तरह जागने की आदत है, और रही तबीयत की बात तो उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। सुबह 5 बजे तो वो सोने के लिए गई है, तो 7 बजे उठेगी कहाँ से? इतना बोलकर विक्रम अपना नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है। पर जब कमला को ये पता चलता है कि सपना जानबूझकर सारी रात नहीं सोती और सारी रात फोन चलाती है, तो उसे सपना की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है।
पर वो उस समय सपना को कुछ नहीं कहती और सारी बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश करती है। अब सपना की हरकतें धीरे धीरे बढ़ने लगती है और इसी तरह से सपना सारी रात फोन चलाती और सुबह आराम से सारा काम छोड़कर सोई रहती। पर अब कमला के सब्र का बांध टूट जाता है और एक दिन, बहू 7 बज चुके हैं, तेरे पति का ऑफिस जाने का समय हो रहा है, तुझे नहीं लगता कि तुझे समय पर उठ जाना चाहिए? वो माँ जी, मैं तो समय पर ही उठ गई थी, पर पता नहीं कैसे दोबारा आंख लग गई। मैं जाती हूँ ना, नाश्ता बनाती हूँ ना। अपनी सास की डांट सुनकर सपना फौरन रसोई में जाती है और नाश्ता बनाने लगती है। अब नाश्ता बनाते बनाते सपना रसोई में ही सोने लगती है। तभी वहां उसकी सास आती है और सपना के मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारती है। मेरे कमरे में बारिश हो गई, मेरे कमरे में बारिश हो गई। बहू, बारिश तेरे कमरे में नहीं, तेरे सपने में हो रही है। तू यहाँ नाश्ता बना रही है या सो रही है? हैं? हम सब वहां बाहर नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं और तू यहाँ अपनी नींद खींच रही है। माँ जी, सच में मैं नाश्ता बनाने ही आई थी, पता नहीं कैसे आंख लग गई। अब दोबारा आंख ना लगे इसलिए पहले मुंह धो ले। सारी रात सोई नहीं और काम के समय महारानी की आंख लग जाती है। कमला सपना पर नाराज होकर वहां से चली जाती है। अब सपना सबसे पहले अपना मुंह धोती है और पूरे परिवार के लिए नाश्ता बनाने लगती है। अब इसी तरह से रोज सपना काम करते करते सो जाया करती और कमला सपना को बार बार उठाती और उसे सख्त हिदायत भी देती, पर सपना है जो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आती। ऐसे ही एक दिन सपना गैस पर खाना चढ़ाकर रसोई में ही सोने लगती है, जिस वजह से पूरा खाना जल जाता है। खाने की बदबू कमला के कमरे तक जाती है और कमला जल्दी से रसोई में आती है। वो देखती है खाना तो जलकर राख हो गया है और हमारी सपना रानी आराम से सो रही है। सपना बहू, क्या है ये सब? तूने कसम खा ली है क्या कि तू इस घर में जल कर मारेंगी हमें? कौन जलकर मर गया? कौन मर गया माँ जी? अरे बहू, अभी तक कोई मरा नहीं है, पर बहुत जल्दी तू हमें मार देगी। यहाँ गैस पर खाना रखकर तू आराम से सो रही है। ओह, माफ करना माँ जी, मेरे दिमाग से निकल गया था कि मैंने गैस पर खाना रखा है। आखिरी बार माफ कर दो माँ जी, वो मेरी ना आंख लग गई थी, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। अब तो मुझे तेरी बातों पर ही विश्वास नहीं है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि तू ये गलती दोबारा करेगी, इसलिए तुझे सजा देना बहुत जरूरी है। अब से तू रात के 11 बजे सो जाएगी। रसोई के काम मैं खुद कर लूंगी, पर तू मुझे कल सुबह टाइम पर उठी हुई मिलनी चाहिए। और कल पूरे दिन में एक बार भी मैंने तुझे सोता हुआ देखा तो तुझे घर से निकाल दूंगी। इस बार कमला सपना को सख्त हिदायत देकर जाती है। सपना अपनी सास का ये गुस्सा देखकर डर जाती है और रात को जल्दी से सारा काम खत्म करके अपना फोन साइड में रखकर सोने के लिए चली जाती है। सपना को आज इतनी जल्दी सोता हुआ देख विक्रम बड़ा हैरान होता है। अरे क्या बात है, आज सूरज पश्चिम से उगा है क्या? सारी रात जगकर फोन चलाने वाली इस घर की बहू आज इतनी जल्दी सो रही है। आप ना मेरा मजाक मत उड़ाओ और मुझे सोने दो। अगर मैं रात में नहीं सोई और दिन में माँ जी ने मुझे सोते हुए देख लिया तो वो मुझे घर से निकाल देंगी। अच्छा, तो आज जल्दी सोने के पीछे ये कारण है। चलो सो जाओ, तुम आराम से सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। ये बोलकर विक्रम तो आराम से सो जाता है, पर जिसकी रात में जागने की आदत हो भला वो रात में कैसे सो सकता है। विक्रम के सोने के बाद सपना फिर से उठकर बैठ जाती है और फोन में लग जाती है। और अगली सुबह मैं फिर से वेब सीरीज देखने लगी और रात में नहीं सोई। अब मुझे ना बहुत नींद आ रही है, पर माँ जी ने मुझे सोते हुए देख लिया तो वो मेरा बोरिया बिस्तरा बांधकर मुझे घर से निकाल देंगी। एक काम करती हूँ, फोन में अलार्म लगा देती हूँ, 10 मिनट में दाल बन जाएगी और तब तक मैं सो जाती हूँ। अब सपना दाल गैस पर रखकर फोन में अलार्म लगा लेती है और 10 मिनट के बाद जब अलार्म बजता है तो सपना की आंख खुल जाती है। इस तरह सपना का खाना भी नहीं जलता और उसका काम भी हो जाता है और तो और उसकी नींद भी पूरी हो जाती है। अब इसी तरह सपना रात में वेब सीरीज देखती और दिन में घर के काम के साथ अपनी नींद पूरी करती और अपनी सास को पता भी नहीं चलने देती। हर घर की कहानी। पायल अपने परिवार में सभी के साथ मिलजुल कर रहा करती थी। उसके घर वाले पायल को काफी मानते थे, लेकिन पायल से भी ज्यादा उसकी जेठानी कविता को प्यार मिलता था, क्योंकि वो घर की चहेती और लाडली थी। लेकिन क्यों?
चलिए देखते हैं। कविता बहू, अरे ओ कविता बहू, देख तो आज प्रेम सिमर को घर से निकाल ही देगा। अपनी सास की आवाज़ सुनकर कविता अपनी सास के पास बैठ जाती है और टीवी में देखते हुए कहती है, माँ जी, प्रेम सिमर को निकाले या ना निकाले, लेकिन अभी हमें चलकर खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि अगर खाना ठंडा हो गया ना तो राहुल का गुस्सा हम सबको इस घर से निकाल देगा। राहुल डाइनिंग टेबल पर बैठकर हम लोगों का इंतज़ार कर रहा है। अरे वो कुछ नहीं कहेगा, तू चिंता मत कर, माँ हूँ उसकी। अगर वो गुस्सा करेगा ना तो 2 थप्पड़ पड़ेगा, शांत हो जाएगा। अच्छा इधर बैठ जा मेरे पास। लेकिन माँ जी, मैंने गैस पर खीर भी चढ़ा रखी है, अगर उस खीर में हल्की सी भी ऊंच नीच आ गई ना तो राहुल जी खाना नहीं खाएंगे। कविता ये बात बोल रही थी, तभी उसकी देवरानी पायल वहाँ आती है और अपनी जेठानी के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, दीदी आप इतना क्यों सोचती हैं? उस खीर में हल्की भी ऊंच नीच नहीं आएगी, क्योंकि उस खीर को मैंने संभाल लिया। वो खीर बन चुकी है और मैंने डाइनिंग टेबल पर रख भी दिया है। अरे लेकिन नेहा। ठीक है ना दीदी, बस कीजिए, अब आप इतना मत बोलिए। माँ जी चलिए हम सब साथ में खाना खाते हैं, और हाँ इसका रिकैप ना मैं आपको दिखा दूँगी। फ़िलहाल के लिए टीवी बंद कर रही हूँ मैं। इतना बोलकर पायल टीवी ऑफ कर देती है और इस तरह अब सभी खाने के टेबल पर चले जाते हैं। आज खीर काफ़ी टेस्टी बनी थी, इसलिए खीर की तारीफ़ करते हुए राहुल कहता है, अरे वाह कविता, आज तो खीर काफ़ी टेस्टी लग रही है। आज तुमने इस खीर में ड्राई फ्रूट डालकर इस खीर को और भी टेस्टी बना दिया है। लेकिन राहुल जी, मैंने तो इसमें ड्राई फ्रूट डाले ही नहीं थे, मैंने बस इसमें इलायची डाली थी, क्योंकि माँ जी को ड्राई फ्रूट वाली खीर पसंद नहीं है ना। दीदी आपने खीर बनाई कहाँ है? खीर तो मैंने बनाई है, और हाँ भले ही आपने ड्राई फ्रूट वाली खीर ना बनाई हो, लेकिन मैंने खीर में ड्राई फ्रूट डाल दिए। अरे लेकिन पायल, तुम्हें इसमें ड्राई फ्रूट डालने नहीं चाहिए थे, तुम जानती हो ना माँ जी को। हाँ मैं जानती हूँ माँ जी को, माँ जी ड्राई फ्रूट वाली खीर नहीं खाती, इसलिए मैंने माँ जी की खीर पहले ही निकाल दी थी। माँ जी की खीर निकालने के बाद ही मैंने इसमें ड्राई फ्रूट डाले हैं, क्योंकि इस घर में सिर्फ माँ जी ही तो है जो ड्राई फ्रूट वाली खीर नहीं खाती। पायल की चतुराई देख सावित्री खुश हो जाती है और चेहरे पर स्माइल लिए वो पायल की तारीफ करती है। अरे ये तो तूने बहुत अच्छा किया पायल, मुझे तेरा ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। हर रोज़ तो कविता मेरी पसंद को ध्यान में रखते हुए सभी को सादा खीर खिला देती है, लेकिन तूने सभी की ज़रूरत को ध्यान में रखा। इस तरह पायल की काफ़ी तारीफ होती है। पायल भी अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती है, क्योंकि कई समय बाद उसकी तारीफ जो हो रही थी, इसलिए कविता भी कुछ नहीं कहती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक सुबह राहुल कविता को आवाज़ लगाता है, कविता मेरा टिफ़िन दे दो जल्दी से, मुझे लेट हो रहा है। राहुल की आवाज़ सुनकर कविता तो टिफ़िन नहीं लाती, लेकिन किचन में से तुरंत पायल अपने हाथ में टिफ़िन लाती है और अपने जेठ राहुल को पकड़ा देती है। भैया दीदी फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी, तो मैंने सोचा आपको लेट हो रहा है, क्यों ना मैं ही आपको टिफ़िन दे दूँ। ठीक है, थैंक यू। वैसे कविता को बोलना कि आज का ब्रेकफास्ट अच्छा बना था। भैया वो दीदी ने नहीं बल्कि मैंने बनाया था। दीदी तो आज सुबह लेट उठी थी ना, तो उन्हें रेडी होने में ही टाइम लग गया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही आज का ब्रेकफास्ट बनाकर तैयार कर देती हूँ। राहुल कुछ नहीं बोलता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। दोपहर में सावित्री अपनी बहू कविता को आवाज़ लगाती है, कविता बहू, कविता बहू कहाँ है? अरे दोपहर हो रही है, दोपहर का खाना बना है कि नहीं? क्योंकि कविता बाथरूम में थी, सिर्फ इसलिए वो अपनी सास की आवाज़ सुन नहीं पाती। और तभी पायल अपने हाथ में खाने की प्लेट लिए अपनी सास के पास आती है और सास को खाना देते हुए कहती है, मम्मी जी मुझे नहीं पता कि दीदी कहाँ गई है, लेकिन आप इतनी देर से आवाज़ लगा रही थी तो सोचा क्यों ना मैं ही आपके लिए खाना ले आऊँ। बहू वो सब तो ठीक है, लेकिन तू तो जानती है ना, हम लोग कभी भी अकेले अकेले खाना नहीं खाते। बड़ी बहू को आ जाने दे, फिर साथ में खाना खा लेंगे। और वैसे भी मैं उसे आवाज़ इसलिए नहीं लगा रही थी कि मैं अकेले खाऊं, बल्कि मैं आवाज़ इसलिए लगा रही थी ताकि हम सब साथ में खाना खाएं। तो क्या हुआ माँ जी, आप मेरे साथ भी तो खाना खा सकती हैं ना, आखिर मैं भी तो आपकी बहू हूँ। और वैसे भी दीदी इस समय कहाँ है कहाँ नहीं किसी को कुछ पता नहीं, वो कब आएंगी कब नहीं ये भी नहीं जानते हम, तो मेरे ख्याल से हम लोगों को खाना खा लेना चाहिए। पायल की बात सुनकर सावित्री कुछ नहीं बोलती और उसकी बात से सहमत हो जाती है, जिसके बाद सावित्री और पायल आपस में मिलकर खाना खाने लगते हैं। कुछ देर बाद कविता जब बाथरूम से नहाकर बाहर आती है तो वो अपनी सास और देवरानी को खाना खाता देख कहती है, माँ जी नेहा, आज तुम दोनों मेरे लिए रुके नहीं,
और दोपहर का खाना शुरू कर दिया। अरे बहू, आजकल तू ही हम लोगों से अलग रह रही है। पता नहीं कौन सी दुनिया में गायब रहती है तू। अरे हम लोग तुझे इतना प्यार करते हैं, हर चीज़ में तुझे पूछते हैं, लेकिन तुम हो कि पता नहीं कहाँ गायब रहती हो। माँ जी, मैं तो नहा रही थी और ये बात नेहा को तो पता ही थी। मैंने उससे कहा था कि मैं बाथरूम में जा रही हूँ नहाने के लिए। दीदी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? आपने मुझे कब कहा कि आप बाथरूम में जा रही हैं? मुझे तो कुछ पता ही नहीं। मैं तो किचन में चुपचाप बर्तन धो रही थी। अरे तुम बर्तन धो रही थी तभी तो मैंने तुम्हें कहा था। यार पायल, तुम अभी बातों से पलट क्यों रही हो? बस करो कविता बहू, बहुत हो गया। इस घर में कभी भी लड़ाई झगड़े की आवाज़ नहीं आई। मैं आगे भी नहीं चाहती कि इस घर में कभी लड़ाई हो, इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखो। आज पहली बार सावित्री ने कविता को फटकार लगाई थी। बस इसलिए कविता भी कुछ नहीं बोलती और अपनी आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है। देर शाम जब राहुल घर आता है तो वो देखता है घर में सब है सिवाय कविता के। ये देखकर राहुल अपनी माँ सावित्री से कहता है, माँ, कविता कहीं दिखाई नहीं दे रही। आपको पता है वो कहाँ है? अरे होगी अपने कमरे में, किसी से बात कर रही होगी। वैसे भी उसका ध्यान आजकल अपने ससुराल वालों पर कम, बाहर की दुनिया पर ज़्यादा है। अपनी माँ की ऐसी बात सुनकर राहुल थोड़ा अचंभित होता है और वो अपने कमरे में जाता है, जहाँ वो देखता है कि कविता अपनी आंखों में आंसू लिए चुपचाप बैठी है। उसकी आंखों में आंसू देखकर राहुल उससे कहता है, कविता, तुम यहाँ इस तरह अकेले क्यों बैठी हो? चलो सबके साथ बैठो। बस राहुल, अब मन नहीं है किसी के साथ बैठने का, क्योंकि अगर मैं किसी के साथ बैठती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं मैं अपने परिवार वालों पर ध्यान नहीं दे रही हूँ। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है कविता। हर समय हर इंसान किसी के लिए अवेलेबल नहीं हो सकता। राहुल की बात सुनकर कविता की आंखों से आंसू गिर जाते हैं, जिसके बाद कविता सभी के साथ बैठने के लिए बाहर आती है। लेकिन वो देखती है कि कोई भी उससे ठीक से बात नहीं कर रहा और सभी लोग नेहा से बातचीत कर रहे हैं। ये देख कविता को बुरा तो लगता है, लेकिन वो उन बातों को इग्नोर करती है। पर कविता का उतरा हुआ चेहरा देखकर राहुल समझ जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। आखिर जो लड़की इस घर के माहौल में जल्दी घुल मिल नहीं पा रही थी, आज वो सबके साथ है। और जिसने इस घर को हमेशा बना के रखा, संजो कर रखा, आज वही सबसे दूर है। आखिर इन सब के पीछे बात क्या है, मुझे पता लगाना होगा। इतना बोलकर राहुल अपने कमरे में चला जाता है। देखते ही देखते 2 दिन गुजर जाते हैं और इन गुजरे हुए 2 दिन में राहुल पायल पर नज़र रखता है। और ऐसे ही एक दिन राहुल पायल के कमरे के बाहर से गुजर रहा था, जहां वो पायल को बात करते हुए सुनता है। मैंने काफ़ी हद तक इस घर में अपनी जगह बना ली है। आप बस एक बार माँ जी के मन में दीदी के लिए नफरत पैदा कर दो। इसके बाद इस घर पर सिर्फ और सिर्फ मेरा राज होगा। फिर हर इंसान मुझे पूछेगा। पायल ये बात बोल रही थी कि तभी राहुल उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और जैसे ही पायल पीछे पलटती है, राहुल को देखकर डर जाती है। भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पायल देखो, मैंने सब कुछ सुन लिया है, इसलिए तुम मुझसे झूठ बोलने की भूल बिल्कुल भी मत करना। सच सच बताओ, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों कविता की इमेज घर वालों के सामने डाउन कर रही हो? आखिर वजह क्या है ऐसा करने की? मैंने किसी की कोई इमेज डाउन नहीं करी और ना ही मैं किसी का क्रेडिट ले रही हूँ। देखो पायल, मुझे सब पता है तुम क्या कर रही हो और क्या करने वाली हो। अगर तुम चाहती हो कि मैं किसी को कुछ ना बताऊं, तो तुम मुझे खुद ब खुद सारा सच बता दो। नहीं तो अगर ये बात माँ तक पहुँची तो तुम अच्छे से जानती हो कि माँ तुम्हारा क्या करेगी। बड़ी मुश्किल से तुम उनकी नज़रों में अच्छी बन रही हो ना, कविता को बुरा ठहरा कर। ज़रा सोचो, जब उन्हें पता चलेगा कि तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो तो उन्हें कैसा लगेगा? राहुल की बात सुनकर पायल अब उसको सच बताने पर मजबूर हो जाती है और रोते हुए सारा सच बता देती है। हाँ, मैंने जानबूझकर दीदी की इमेज माँ जी के सामने गिराई। जानबूझकर मैं दीदी का क्रेडिट लेती थी। काम दीदी करती, क्रेडिट मैं ले जाती, क्योंकि मुझ पर किसी का ध्यान ही नहीं था। मैं सबके लिए चाहे कितना ही कुछ क्यों ना कर लूँ, लेकिन फिर भी सब दीदी को ही पूछते थे। आखिर क्यों? क्या मैं इस घर की बहू नहीं हूँ? तुम इस घर की बहू हो पायल, लेकिन सोचो अगर तुम्हारी जगह कविता होती है और जैसा तुमने कविता के साथ किया है वैसा वो तुम्हारे साथ करती, तो तुम्हें कैसा लगता है? कभी सोचा है? जिस कविता ने इस घर को हमेशा जोड़ कर रखा, आज उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि वो इस घर का ख्याल नहीं रखती। अगर तुम्हारे ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाया जाए तो तुम क्या करोगी? क्या तुम्हारा यहाँ इस घर में रहने का मन करेगा? नहीं ना। अरे तुम्हें लोग नोटिस नहीं करते, तुम पर घर वाले ध्यान नहीं देते, तब तुम्हें इतना बुरा लगता है। और तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया, तो सोचो उस औरत पर क्या बीत रही होगी जिसने तुम्हें अपनी छोटी बहन समझा।
अरे वो तो तुम्हें अपनी बहन समझती है, उसे कितना बुरा लगेगा जब उसे ये बात पता चलेगी कि उसकी छोटी बहन ने उसको हर किसी के सामने बुरा बनाया है। राहुल की बात सुनकर पायल की नज़रें शर्म से झुक जाती है और वो राहुल से माफ़ी मांगती है। भैया आप सही कह रहे हैं, मैं ही गलत हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगी जिससे कविता दीदी बुरी बने। लेकिन मैं आपसे एक विनती करती हूँ, मेरी इस बात को कभी किसी के सामने मत लाना। पायल राहुल से वादा करती है कि आगे से वो कविता का क्रेडिट नहीं लेगी और बदले में राहुल भी पायल को वादा कर देता है कि वो भी उसकी इस बात को किसी को नहीं बताएगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है। पायल अब सुधर जाती है, जिसके बाद एक बार फिर उसका घर पहले की तरह हो जाता है। अनुराग बहुत सुलझा हुआ लड़का है। उसकी 3 छोटी बहनें हैं, नमिता, काव्या और सौम्या। अनुराग के माता पिता नहीं हैं, इसलिए उसने अपनी बहनों को माता पिता की तरह पाला है और उनकी हर ख्वाहिश पूरी की है। एक दिन नमिता अनुराग से कहती है, भैया आप शादी कर लो, आप हम सबसे बड़े हो, आपकी शादी पहले होनी चाहिए। नहीं, पहले मैं तुम्हारी और काव्या की शादी करूंगा, उसके बाद मैं अपनी शादी के बारे में सोचूंगा। और अभी तो सौम्या को भी पढ़ाना लिखाना है, उसे डॉक्टर बनाना है। भैया आप कभी भी अपने बारे में नहीं सोचते, हमेशा हमारी फिक्र लगी रहती है आपको। अब तुम मेरा बातों से ही पेट भर दोगी या कुछ खाने को भी दोगी? दुकान पर जाना है, चलो देर हो रही है मुझे। आप और आपकी दुकान, बैठकर 2 घड़ी बात भी नहीं करती। नमिता अनुराग को नाश्ता दे देती है और अनुराग अपनी दुकान पर चला जाता है। अनुराग ने बहुत मेहनत करके दुकान और घर खरीदा है। इसी दुकान से तो अनुराग का घर चलता है। एक दिन अनुराग के चाचा उसके पास आते हैं। और कहो बेटा अनुराग, कैसे हो? तुम्हारी तीनों बहनें कैसी हैं? सब ठीक है चाचा जी, बस नमिता की शादी करने की सोच रहा हूँ। आपकी नज़र में कोई अच्छा लड़का हो तो बताना। अच्छा हुआ जो तूने मुझे पहले ही ये बात बता दी। अब कल ही किशोरी लाल जी मिले थे, वो भी अपने लड़के के लिए अच्छी और संस्कारी लड़की ढूंढ रहे हैं। अगर तुम कहो तो बात करूं? हाँ हाँ चाचा जी, बात कर लो आप और जल्दी से ये रिश्ता पक्का करवाओ। लड़की के परिवार वाले नमिता को पसंद कर लेते हैं और अनुराग को भी लड़का पसंद आ जाता है। शादी की तारीख भी पक्की हो जाती है। लेकिन एक दिन अनुराग के चाचा उसके घर आकर कहते हैं, कैसे चल रही है शादी की तैयारी? बहुत अच्छी चाचा जी, कार्ड तो लगभग बढ़ चुके हैं। बेटा एक जरूरी बात करनी है तुमसे, सोच रहा हूँ कैसे करूँ। अरे चाचा जी, आपको मुझसे बात करने के लिए भी सोचना पड़ता है, आराम से बताइए क्या बात है। वो क्या है ना बेटा, शादी के लिए किशोरी लाल जी ने एक शर्त रखी है। शर्त? कैसी शर्त? उन्हें दहेज में 25 लाख रुपए चाहिए बेटा। क्या 25 लाख रुपए? लेकिन चाचा जी उन्होंने पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, अचानक से। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं इतने कम समय में इतने सारे रुपयों का इंतजाम कैसे करूंगा। ये सारी बातें नमिता भी सुन लेती है और वो गुस्से से कहती है, चाचा जी आप जाकर उन लोगों से मना कर दो कि हमें ये शादी नहीं करनी है। ऐसे लालची लोगों के घर जाने से अच्छा है कि मैं जिंदगी भर इसी घर में बैठी रहूं। नमिता ये क्या बोल रही हो? शादी की सारी तैयारियां हो चुकी है, सब जगह कार्ड भी पड़ चुके हैं। बेटा अगर एक बार तुम्हारा रिश्ता टूट गया ना तो तुम्हारी शादी होने में बहुत दिक्कत होगी। अनुराग अपनी बहनों की एक नहीं सुनता और वो घर गिरवी रख देता है। नमिता अपने पति के साथ अमेरिका चली जाती है और अनुराग अपनी दोनों बहनों के साथ खुशी खुशी रहता है। एक दिन काव्या अपने भाई के पास आकर कहती है, भैया मैंने एक इंटरनेशनल कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था, वहां से ऑफर लेटर आया है। मुझे कुछ महीने की ट्रेनिंग के लिए जापान जाना होगा। अरे तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत, तुम भी शादी करो और अपने ससुराल जाओ। अगर मेरी शादी नमिता दीदी की तरह होगी तो मुझे शादी नहीं करनी। भैया प्लीज मुझे जाने दे, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है। काव्या के बार बार कहने पर अनुराग उसे जापान भेजने के लिए मान जाता है। लेकिन नमिता की शादी के बाद अनुराग को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में काव्या के जापान जाने का खर्चा वो कैसे उठाता, इसलिए वो काव्या को बिना बताए अपना गिरवी पड़ा घर बेच देता है। काव्या मैंने तुम्हारी जापान जाने की टिकट बुक करा दी है और ये लो कुछ रुपए तुम्हारे काम आएंगे।
अगर तुम्हें और किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। इस तरह काव्या जापान चली जाती है। काव्या के जाने के बाद सौम्या और अनुराग किराए के घर में रहने लगते हैं। सौम्या अपने भाई की हालत देखकर बहुत दुखी होती है। वो अपनी पढ़ाई के लिए अपने भाई से कुछ नहीं मांगती थी, लेकिन अनुराग उसे डॉक्टर बनाना चाहता था। इसलिए अनुराग सौम्या को पढ़ने के लिए अमेरिका भेजना चाहता था। सौम्या, कुछ सोचा है तुमने? अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई करने अमेरिका कब जा रही हो? भैया, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और आपको पता है ना डॉक्टर बनने के लिए कितना पैसा लगता है, वो कहाँ से आएगा? अरे पगली, तू पैसों की चिंता मत कर। मुझे जो करना पड़े मैं वो करूंगा, लेकिन तुम्हें एक बहुत बड़ा डॉक्टर बना कर रहूंगा। और अमेरिका में तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। नमिता तो है ही वहाँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। नहीं भैया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, समझिए आप। मैं आपके साथ ही रहूंगी। मुझे कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं बनना। अरे अनुराग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? मैंने सुना तुमने घर और दुकान दोनों बेच दिया। हाँ चाचा जी, नमिता की शादी करवाई और सौम्या और काव्या को आगे पढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत थी। अब राखी आने वाली है तो बहनों की याद आ गई। बेटा तुम दुखी मत हो, तुम्हारी बहनें भी तुम्हें बहुत प्यार करती है। लोग राखी का त्योहार मनाते हैं और तुम भाई बहन संस्कार और रिश्ते निभाते हो। ऊपर वाला तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर देगा। ये कहकर अनुराग के चाचा वहां से चले जाते हैं। अनुराग सड़क पर चल रहा होता है, तभी एक कार से उसे टक्कर लग जाती है। उसके सर से खून निकल आता है। कार में से एक लड़की निकलती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि काव्या होती है। भैया, आप कहाँ थे? कितना ढूंढा हमने आपको। चलो मेरे साथ घर चलो। काव्या अनुराग को घर ले जाती है। अनुराग वो घर देखकर बहुत हैरान होता है, क्योंकि वो वही घर था जो उसने नमिता की शादी के चलते बेच दिया था। अनुराग अंदर जाता है तो वहां नमिता और सौम्या पहले से ही मौजूद होती हैं। वो दोनों दौड़ कर आती हैं और अपने भाई के गले लग जाती हैं। इसके बाद सौम्या अपने भाई की पट्टी बांधती है। ये सब क्या है? ये घर तुमने कैसे लिया? और तुम तीनों इंडिया कब आई? ये घर हम तीनों बहनों ने मिलकर खरीद लिया है। सौम्या डॉक्टर बन गई है, काव्या एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब कर रही है, और आपने जो मेरी शादी में 25 लाख रुपए दिए थे ना, वो मेरे ससुराल वालों ने वापस कर दिए हैं। तो बस भैया, हमने मिलकर आपके लिए ये घर ले लिया। और हम वादा करते हैं कि आपकी उस दुकान से बहुत बड़ी और बहुत अच्छी दुकान खुलवा कर देंगे आपको। लेकिन उससे पहले आपको शादी करनी होगी। अब हम आपकी शादी करवा कर ही रहेंगे भैया। अपनी बहनों की बात सुनकर अनुराग आंखों में आंसू लिए कहता है, सच कहते हैं लोग, लड़कियां सच में लक्ष्मी का रूप होती हैं। तुम तीनों के जाने के बाद मेरे पास कुछ नहीं बचा था, और अब तुम्हारे आने के बाद मेरे घर में लक्ष्मी वापस आ गई, और खुशियां भी। उसके कुछ दिन बाद रक्षाबंधन का त्योहार आ गया और तीनों बहनों ने अपने प्यारे भाई के हाथ पर राखी बांधी। धीरे धीरे ही सही, उनकी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आ ही गई। हाउसवाइफ भाभी कावेरी शर्मा जी की इकलौती बहू थी, जिसे ससुराल में प्यार तो मिलता मगर कौड़ियों के भाव में। हाँ, जब ससुराल में सर चढ़ी ननद बैठी हो तो क्या हो, वो कभी अपनी भाभी को चैन से रहने दे सकती है क्या? ना ना, बिल्कुल नहीं। ऐसी ही है चंदा। चंदा अपनी भाभी कावेरी को हमेशा परेशान करती रहती। एक दिन की बात है। भाभी जल्दी टिफिन तैयार करो ना यार, ऑफिस के लिए देर हो रही है। दीदी बस 15 मिनट और लगेंगे। आधे घंटे से 15 मिनट कर रही हो, अभी तक हुए नहीं है आपके 15 मिनट। दीदी भाभी अब ना और कोई एक्सक्यूज मत बनाना, सारा दिन तो घर में बैठी रहती हूँ, थोड़ा जल्दी हाथ चला लोगी तो क्या हो जाएगा। आपकी वजह से आज अगर मैं लेट हो गई ना तो मेरी तो शामत आ जानी है। बॉस हमेशा सर पर तांडव करने के लिए आ जाता है। आपको क्या, आपके तो मज़े ही मज़े हैं। ऐसा नहीं है दीदी, घर में भी बहुत सारे काम होते हैं। आपके पास जुबान चलाने के सिवा और काम भी है क्या? हाँ, बन गया हो टिफिन तो लाओ अब। ये लो दीदी। और चंदा वहां से चली जाती है। वहीं दोपहर के समय, बहू मेरे पैर बहुत दर्द हो रहा है। लाइए मैं मालिश कर देती हूँ।
कावेरी अपना सारा काम छोड़कर सास के पैरों की मालिश करती है। 2 घंटे से तू मेरे पैर दबा रही है, लेकिन ये दर्द है कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक काम करती हूँ, चंदा को कह देती हूँ आते समय दवाइयाँ ले आएगी। 4:30 हो रहा है, 1.5 घंटे की तो बात है। ठीक है माँ जी। फिर सास चंदा को कॉल करती है। चंदा बेटा, ऑफिस से आते हुए ना दवाई लेते आना, मेरे पैरों में बहुत दर्द है। तो वो भाभी महारानी क्या कर रही हैं? हाँ, काम चोर है, काम चोरी करेगी और क्या। आती हूँ माँ दवाई लेके, अभी काम कर रही हैं ऑफिस में। ठीक है बेटा। बहू अब तो जा, घर का सारा काम निपटा ले। जी माँ जी। जिसके बाद कावेरी किचन में जाके घर का सारा काम निपटा कर हॉल में आती है, जहाँ सास बैठकर टीवी देख रही थी। आजा बैठ, टीवी देख ले, थोड़ा सा रेस्ट कर। सुबह से लगी हुई है, थक गई होगी। नहीं नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ। मैं भी कभी बहू थी, मैं भी ऐसा ही कहा करती थी कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरा हाल मैं ही जानती थी। अभी कावेरी सास के साथ टीवी देखने बैठी ही थी कि आ जाती है ननद रानी घर पर और भाभी को आराम से टीवी देखता देखकर चिढ़ जाती है। वाह भाभी वाह, ये सही है। माँ मेरी दर्द से मर जाए, लेकिन आपका क्या है, आप तो आराम से टीवी देखेंगी। और मेरी माँ भी तुमसे ना बोलकर मुझे ऑफिस में कॉल करके दवाई लाने को कह रही है। तुम्हें तो आराम से ही फुर्सत नहीं है ना। ये नहीं कि माँ के पैर दबा दूँ या माँ के लिए दवाई ही ला कर दे दूँ। अरे पर बेटा, माँ अब आप भाभी की साइड ना ही लो तो अच्छा है। अब भले ही इनको बेटी मानो, ये थोड़ी ना माँ मानने वाली है आपको। लो दवाई खा लो आप। मैं पानी लाती हूँ। मेरे सामने अब हमदर्दी दिखाने की ज़रूरत नहीं है भाभी, मैं दे दूँगी पानी। ऐसा नहीं है दीदी। सब पता है मुझे कैसा है। फिर चंदा अपनी माँ के लिए पानी लाने चली जाती है। ऐसी ही एक रात। भाभी कल सुबह मेरी मीटिंग है ऑफिस में, तो मेरा ब्लेज़र धुलकर सुखाकर प्रेस करके रख देना। 5 बजे सुबह निकलना है। अभी तो रात के 8 बज रहे, इतनी जल्दी कैसे होगा? वो आप देख लो। खाना बनाना छोड़कर तो ब्लेज़र धुलने नहीं जा सकती, खाने को लेट हो जाएगा। एक काम करती हूँ, डिनर के बाद ब्लेज़र धोकर पंखे के नीचे सुखा देती हूँ, सुबह 5 बजे तो सूख ही जाएगा। जिसके बाद बहू अपने काम में लग जाती है और डिनर और घर के बाकी काम निपटाते हुए कावेरी को देरी हो जाती है। 11 बज गए, चलो ब्लेज़र धो लेती हूँ पहले। फिर बेचारी कावेरी थकी हुई ब्लेज़र धोकर पंखे के नीचे छोड़ देती है और 4 बजे का अलार्म लगा देती है। 4 बजे जब वो सो के उठती है तभी ननद भी आ जाती है। भाभी मेरा ब्लेज़र रेडी है ना? दीदी बस प्रेस करके देती हूँ। शाम में मैंने बोला था ना आपको, अभी तक प्रेस करके नहीं रखा। अरे जल्दी करो। तभी कावेरी जाकर देखती है तो ब्लेज़र तो गिला का गिला ही था। दीदी ब्लेज़र तो सूखा ही नहीं है। क्या अभी तक नहीं सूखा? कितने बजे धोया था आपने? रात में 11 बजे। भाभी आप पागल हो क्या? आपका दिमाग है या नहीं? मैंने शाम में ये काम बोला था आपको। आज मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और लाइफ चेंजिंग भी हो सकती है। इस मीटिंग की प्रेजेंटेशन पर मेरा प्रमोशन डिपेंड करता है। सब गड़बड़ कर दिया आपने। चुड़ैल कहीं की, न जाने घर में बैठकर करती क्या है। मुफ्त की रोटी तोड़ो बस। यू आर जस्ट अ हाउस वाइफ। घर में काम ही कितना होता है जो एक छोटा सा काम भी नहीं कर पाई। और ननद गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कावेरी रोते हुए अपने कमरे में आती है। तभी कावेरी के रोने की सिसकियों की आवाज़ से राजीव की आंख खुल जाती है। क्या हुआ कावेरी, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं। बुरा सपना देखा क्या? आओ सो जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे पास, डरती क्यों? ऐसी ही कावेरी हमेशा ननद के ताने सहती और किसी को उल्टा जवाब नहीं देती। वहीं चंदा आए दिन अपनी भाभी को हाउसवाइफ होने के ताने देती कि वो घर में बैठकर करती ही क्या है। ऐसे ही एक दिन सभी घर वाले एक शादी में गए थे। तभी एक रिश्तेदार सास के पास आकर कहती है, अरे भाभी जी, ये आपकी बहू है? हाँ जी, ये मेरी बहू है कावेरी। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, बड़ी प्यारी बहू है आपकी, संस्कार है बच्ची में। तभी ननद बीच में ही कूद पड़ती है। संस्कार का क्या ही करेंगे आंटी जी, जब इंसान बस घर में ही मुफ्त की रोटियां तोड़े हैं, जिससे घर के ही काम से फुर्सत ना मिले, अपनों की केयर ही ना कर पाए,
बस हाउसवाइफ होने का फायदा उठाए और आराम फरमाए। सही कहा बेटा, ये इतनी प्यारी बच्ची ऐसा करती है। बहू, अपनी ननद से कुछ सीखो जरा। और रागिनी वहाँ से चली जाती है। कावेरी और सास को चंदा की बातें बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। कुछ दिनों बाद मैं सोच रहा हूँ कि अब चंदा की शादी करा दे। क्या ख्याल है आपका भाग्यवान? ख्याल तो नेक है जी, वैसे भी 26 की हो गई है चंदा, अब नहीं तो कब करोगे? मेरा दोस्त राजेश याद है? वो कॉलेज टाइम में मेरे साथ में था। हाँ जी, राजेश भाई साहब को कैसे भूल सकती हूँ। एक वही तो है जिन्होंने हमें मिलाने के लिए काफ़ी एफर्ट्स किए थे। उसी का बेटा है मंजित, बहुत प्यारा लड़का है। और घर के बारे में तो तुम्हें पता ही है। अरे हमसे 4 गुना अमीर है, बहुत ख्याल रखेंगे हमारी बेटी का। तो फिर मैं राजेश से रिश्ते के लिए हाँ कह देता हूँ। वो तो कब से मुझे पूछ रहा था, मैं ही संकोच में था। अब देर ना लगाओ, अच्छे रिश्ते और अच्छे लड़के जल्दी हाथ से निकल जाते हैं। आज ही बात करता हूँ उससे। जिसके बाद श्यामलाल जी अपने पुराने दोस्त राजेश को कॉल करते हैं और रिश्ता पक्का कर देते हैं। वहीं चंदा भी अमीर ससुराल पाके इतरा रही थी। कुछ ही दिनों में चंदा और मंजित की शादी बड़े ही धूमधाम से होती है और दोनों परिवार बहुत खुश होते हैं। विदाई के समय भाई श्यामलाल, अब जल्दी से विदाई करवा दे, मैं अपनी बहू को घर ले जाऊं। हाँ, बस थोड़ा टाइम। क्या हुआ, विदाई लेट क्यों हो रही है? अब बहू पता नहीं कहाँ रह गई है, उसके लिए ही रुकी हूँ। मेरी शादी के दिन भी पता नहीं कहाँ बिजी है ये। हाउस वाइफ ही तो है, कौन सा वर्किंग है कि अर्जेंट मेल करना है। बस महारानी आराम कर रही होगी कहीं, इसलिए दिखाई नहीं दे रही। क्या हुआ बेटा, क्या बड़बड़ा रही है? अब आपकी निठल्ली बहू मेरी विदाई में देरी लगाएगी तो गुस्सा तो आएगा ना माँ। तेरे ससुराल वाले भी है यहाँ पर, आज तो गुस्सा मत कर बेटा। ठीक है, लो आ गई आपकी महारानी। अरे कहाँ रह गई थी बहू, विदाई में देर हो रही है। माँ जी अंदर जो सामान बिखरे हैं ना, उसे समेट रही थी। अरे पहले विदाई हो जाए, फिर हो जाएगा ना सामान समेटना भी। बस बहाने बनाती रहेगी महारानी। जिसके बाद सभी घर वाले चंदा की विदाई करते हैं और चंदा अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल में सभी चंदा का स्वागत बहुत अच्छे से करते हैं और शादी के कुछ हफ्ते बहुत अच्छे से बीतते हैं। जिसके बाद एक दिन चंदा सुबह सुबह रेडी होकर घर से निकलने लगती है। तभी बेबी, कहाँ जा रही हो? ऑफिस? ऑफिस क्यों? तुमने जॉब छोड़ी नहीं क्या अभी तक? नहीं, मैंने शादी के लिए लीव ले ली थी। नाउ काम तो करना होगा ना। मैं हूं ना काम करने के लिए। और 50,000 की नौकरी क्यों करनी है तुम्हें? इट्स 50,000, बात होता है इतना। तुम कहीं नहीं जा रही, घर में बैठो। बस मैं अपनी बीवी से काम नहीं करवाना चाहता। दुनिया बोलेगी बीवी की कमाई खाता है। वैसे भी मैं महीने में लाख कमाता हूँ, तो तुम्हारे जॉब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, जाओ जाके मेरे लिए खाना बनाओ। और हाँ, टेस्ट में बेस्ट होना चाहिए खाना। चंदा किचन में जाके सोचने लगती है। ये क्या, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। फिर भी चंदा जैसे तैसे मंजित के लिए खाना बनाती है। थु, ये क्या कोई खाना है? तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता क्या? नहीं तो। धत, चल मैं कुकिंग क्लास लगवा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी बेस्ट हाउसवाइफ बने। बेचारी चंदा सर पर हाथ रख लेती है। ओ शिट, क्या सोचा था चंदा ने और क्या हो गया। वो कहते हैं ना, पिछला किया सामने आता ही है। अब चंदा के साथ भी वही हो रहा था। चंदा ने शादी के पहले अपनी भाभी को हाउसवाइफ होने के लिए खूब ताने दिए थे और आज वही उसके सामने आया। निशा शहर की रहने वाली थी और अक्षत गांव का रहने वाला। अक्षत अपनी पढ़ाई पूरी करने शहर आया था और कॉलेज में ही निशा और अक्षत को प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। अपना ससुराल गांव में होगा, इस बात की चिंता निशा को हर पल सताई जा रही थी। लेकिन फिर भी अपने दिल पर पत्थर रखकर और मन को मारकर वो गांव चली जाती है अक्षत के साथ, जहां उसकी सास सरोज और ससुर जी सुरेंद्र होते हैं। पहले दिन निशा अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करने के लिए चूल्हा फूंक फूंक कर खाना बना रही थी।
ओफो, ये चूल्हा फूंक फूंक के खाना बना करना, मैं 2 दिन में ही हॉस्पिटल में भर्ती हो जाऊंगी। या कितनी गंदगी है इस गांव में। तबेला तो बगल में ही है, 24 घंटे गोबर का एयर फ्रेशनर रहता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई गलती ही कर ली है अक्षत के साथ शादी करके। लेकिन क्या करूं, प्यार सभी को अंधा बनाकर ही दम लेता है। जैसे तैसे निशा खाना पका लेती है और वो सभी को खिलाती है। वाह वाह, क्या स्वाद है निशा बहू। तुम हो तो शहर वाली, लेकिन उसके बावजूद भी इतना अच्छा खाना बना लेती हो। बहुत अच्छे गुण है बेटा तुम में। हाँ बहू, तुमने ये जो खीर बनाई है ना, ये सरोज से भी काफ़ी अच्छी बनाई है। वरना सरोज तो बस दूध और चीनी मिलाने में कंजूसी करती रहती है। अच्छा जी। निशा को गांव में रहने में काफी दिक्कतें आती थी। कुएं से पानी निकालना, गाय से दूध निकालना, पंखे और एसी की कमी और कई चीजें उसकी इस बर्ताव की वजह थी। एक दिन गुस्सा होकर वो तय करती है, बस बहुत हुआ, अब मैं और नहीं रह सकती इस जंगल में। इरिटेट हो रहा है मुझे अभी। लेकिन मैं करूँ भी तो क्या करूँ, ना मैं अक्षत को छोड़ सकती हूँ और ना ही इस परिवार को। आइडिया, अब यही पैंतरा आजमाना होगा मुझे। वो कहते हैं ना, घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। अब मैं इस तरह इन सबको डराऊंगी कि ये सब डर के मारे ये गांव छोड़कर शहर में रहने चलेंगे। मैं अपना पूरा 100% दूंगी इस टास्क में। निशा रात में जब सभी सो जाते हैं तब बाल आगे रख, भूत या मेकअप करके और सफेद साड़ी पहनकर हाथ में मोमबत्ती लिए अपनी सास सरोज के कमरे में आती है। निशा जानबूझकर घुंघरू बजाती है और उन घुंघरू की गूंज से सरोज अचानक से जाग जाती है। जब वो निशा को अपने सामने खड़ी देखती है तो डर के मारे जोर से चिल्लाती है, बचाओ, भूत भूत। मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी, एक एक की जान जाएगी। तुम लोगों ने इस घर में रहकर बहुत गलत किया, चले जाओ यहाँ से। ये मेरी जगह है, ये मेरी अमानत है। अगर नहीं गए तो इसका अंजाम मौत से बदतर होगा। सरोज की चीख सुनकर अक्षत और सुरेंद्र वहां भागे दौड़े आते हैं, लेकिन तब तक निशा वहां छुपकर स्प्रे से धुआं फैलाकर चली जाती है ताकि सरोज को लगे कि वो हकीकत में गायब हुई है। क्या हुआ माँ, अब चिल्ला क्यों रही हो इतना? कोई बुरा सपना देखा है क्या आपने? सरोज, ये पूरे कमरे में इतना धुआं कैसे? वो चुड़ैल आई थी, कह रही थी कि ये उसकी जगह है और हमें यहाँ से जाना होगा, वरना उसका अंजाम मौत से भी बदतर होगा। इतना कहकर धुएं के साथ वो अचानक से गायब हो गई। माँ, लगता है आपने कोई बहुत ही बुरा सपना देखा है। अब तक उस नुक्कड़ के बरगद की चुड़ैल का खौफ फैलाती थी आप, अब तो घर में ही चुड़ैल आ गई। एक काम कीजिए, आप ये लीजिए, पानी पीजिए और चुपचाप आंखें बंद करके सो जाइए। तभी निशा वहां पर गर्मा गर्म चाय लेकर आती है। पानी क्यों? माँ जी को चाय बहुत पसंद है ना, ये लीजिए, आप ये पीजिए। मैंने सब सुन लिया है और फटाफट आपका डर शांत करने के लिए चाय भी बना दी। लेकिन मेरा यकीन मानो, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। सरोज, तुम्हें जरूर कोई वहम हुआ होगा। भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल ये सब किताबी और काल्पनिक बातें हैं। सरोज के कहने पर कोई उस पर जरा भी विश्वास नहीं करता और इस तरह सब सो जाते हैं। अगले दिन निशा गांव में एक आदमी को कुछ पैसे देती है और उससे कहती है, अच्छे से काम हो जाना चाहिए। मेरे घर वाले इतने डरने चाहिए कि उनका कलेजा कांप उठे। ओके मैडम, मैं और मेरे नाटककार दोस्त रात को भूत बनकर आपके घर में आ जाएंगे। रात में आदमी भूत या भेष में आकर सुरेंद्र के कमरे के ऊपर की अलमारी पर बैठ जाता है और हंसता है। ये देखकर सुरेंद्र की रूह कांप उठती है और वो तुरंत दुम दबाकर निशा और अक्षत के कमरे में भागता है। भूत, बचाओ बचाओ। जितना भागना है भाग ले बुड्ढे, अब तुझे मेरे चंगुल से कोई नहीं छुड़वा सकता। सुरेंद्र भागता है और देखता है कि हॉल में हर जगह कंकाल लटक रहे हैं। सरोज भी डर के मारे उठ जाती है। सुरेंद्र को देखकर अक्षत और निशा भी झट से उठ जाते हैं। क्या हुआ पापा, आपने भी भूत देख लिया क्या?
हाँ बेटा, हॉल में है वो भी। क्या? ओह माय गॉड, भूत! अक्षत, हम सबको बचाओ अक्षत। माँ जी, अक्षत, माँ जी अपने कमरे में अकेले होंगे। सभी सरोज के कमरे की ओर भागते हैं और देखते हैं कि सरोज तो हॉल में बेहोश पड़ी है और हॉल में कई सारे कंकाल लटके हुए हैं और लाइट भी बंद चालू हो रही है। खिड़कियां जोरों से खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, तेज हवाएं भी जारी है और भूतों के रोने की और हंसने की आवाजें आ रही हैं। आदमी भूत के भेष में सबके सामने आता है। तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, ये मेरी और मेरी बीवी चंद्रिका की जगह है। यहाँ और कोई नहीं रह सकता, कोई भी नहीं। इसलिए ये जगह ही क्या, तुम्हें अब इस गांव को छोड़कर जाना होगा। अगर इस गांव में दोबारा दिखे तो अपनी जान खो बैठोगे खामखा। ये सब कहकर वहां पर धुआं फैल जाता है और सभी कंकाल और भूत वहां से एक पल में गायब हो जाते हैं। मन ही मन निशा कहती है, वेरी गुड, मान गई इन लोगों की सेटिंग को। अगली सुबह सभी घर वाले चिंतित और घबराए हुए रहते हैं। सरोज की तबीयत भी ठीक नहीं होती है। मैंने तो कभी अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे ससुराल पे भूतों का साया मंडराएगा। अगर हम एक और रात यहाँ और इस गांव में रुके ना, तो फिर तो हमारी लाश ही मिलेगी। ऐसा मत बोलिए माँ। अक्षत, कुछ तो कर, ये घर शापित है और रात होते ही वो भूत जाग जाते हैं। हमें सूरज ढलने से पहले यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा लेकर रफू चक्कर होना होगा। क्यों ना हम शहर चले? अक्षत, तुम्हें याद है हमारी कॉलेज की सुनैना, वो एक हाउस ब्रोकर है। वो हमें अच्छी और कम दाम में एक सुंदर सा घर भी दिला देगी। हाँ निशा, अब शहर में सेटल होने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा कि हमारा सामना भूतों से हुआ। अब तक मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं उनके जिक्र करते हुए भी। पूरा परिवार अपना सारा सामान बांधकर घर को ताला लगाकर गांव से शहर आ जाता है और शहर में एक नया घर लेकर वो सब उसमें रहने लगते हैं। निशा की खुशी तो मानो 7वें आसमान पर होती है। वो हर पल खुशी से झूमने लगती है। हाश, अब जाकर मन को राहत मिली है, वरना उधर गांव में तो मानो आधी जान घबराहट से ही निकली जा रही थी। निशा बहू, कुछ अच्छा सा बनवा लाओ ना, जोरों की भूख लगी है। हाँ निशा, और सुनो, हम कल घर में सत्यनारायण की पूजा भी रखेंगे। मम्मी जी और पापा जी को इनविटेशन दे दी है मैंने। वाओ, दैट्स ग्रेट। अगले दिन घर में सत्यनारायण की पूजा रखी जाती है, जिसमें निशा के माता पिता, सुषमा और प्रमोद भी आते हैं। रसोई में चुपके से निशा अपनी माँ सुषमा से बात करती है। लेकिन निशा, तू और तेरे ससुराल वाले ऐसे अचानक कैसे आ गए यहाँ पर? कहीं तूने कोई चालाकी तो नहीं की ना? अब भी ना, सच में मेरा चेहरा पल की झपकते ही पढ़ लेती है। हाँ, मैंने ही ये पूरा नाटक रचाया और सबको डरा कर बेवकूफ बनाकर यहाँ ले आई। क्या? आर यू मैड निशा? हुआ यूं कि निशा सुषमा को सारी कहानी बताती है कि कैसे उसने सबको झूठ मूठ के जाल में फंसाया। सरोज ये सब रसोई के बाहर खड़े होकर चुपके से सुन लेती है और फिर बाद में हॉल में सबके सामने आकर कहती है, निशा बहू, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? क्या सब करते हुए माँ जी? सरोज सबके सामने निशा की पोल खोलती है और निशा की करतूतों को सुनकर सभी हैरान और दंग रह जाते हैं। निशा, ये तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। अगर ऐसा ही था तो तुम हमें खुशी खुशी बोलती तो हम खुशी खुशी शहर चले आते। झूठ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि आप लोगों को गांव ही पसंद है। मैंने जो कुछ भी गलत किया, लेकिन उसके पीछे मेरी भी साइड से कोई सोचो। मुझे बस शहर में ससुराल चाहिए था, ना कि गांव में। बस, बहुत झेल लिया तेरी वजह से हमने। अब तेरा फैसला हम लेंगे, तेरी अग्नि परीक्षा हम लेंगे। अब निशा की इस गलती का क्या होगा अंजाम, जानने के लिए जुड़े रहिए इस कहानी से।